Recording in progress. सो बच्चों हमने समझा कि सन जो है वो जब 0.5 डिग्री नीचे होता है तो हमें ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। ये समझा हमने। 0.5 डिग्री नीचे होता है ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। अब 0.5 डिग्री यानी कि सन जो है वो 24 घंटे में कितना घूमता है, कितने डिग्री? 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है ना, यानी कि 360 डिग्री घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए और 0.5 डिग्री घूमने के लिए इंटू 0.5 0.5 और 2 कट के 1/30 आवर। 1 घंटा 60 मिनट हो गया। 2 मिनट का टाइम, तो 2 मिनट पहले दिखने शुरू हो जाएगा सन सुबह, और शाम को डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहेगा। तो विजिबल आवर्स ऑफ सन जो है वो 4 मिनट से बढ़ जाते हैं। ठीक है, इज दिस एन एप्लीकेशन ऑफ PIR? नो, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? दिस इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दिस इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। स्टार्स इतने दूर हैं कि वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अपने डिस्टेंस के कारण दे एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और जब वो हमारी आइज तक एंटर करते हैं तो एयर की लेयर्स के थ्रू पास होके आ रही होती है लाइट। एयर की लेयर्स हिलती रहती हैं एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण। तो समटाइम्स the ray of light which is entering our eye gets swayed away due to atmospheric refraction, then it enters again। हमें लगता है वो लाइट जब आंख से दूर चले जाती है दिखना बंद हो जाता है स्टार, फिर आंख में आती है तो दिखना शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है वो जग बुझ ट्विंकल करता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये छोटी क्लास में किया हुआ था, शायद 10th में किया गया, उससे छोटी क्लास में। हाँ, so why moon does not twinkle? हाँ, क्लोजर है, उसके अंदर वो पॉइंट सोर्स नहीं है। उसमें भी रेज ऑफ लाइट जो है, लेकिन एक ही टाइम पे बहुत सारी रेज आ रही होती है। If few rays get swayed away from eyes, then few other get entered into eyes। तो ओवरऑल जो है मून उतना ही इंटेंसिटी का दिखता रहता है, ब्राइटनेस चेंज नहीं होती उसमें, हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं नजर आता। ठीक है, ओके जी। Then we are to do some applications of total internal reflection। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन है मिराज। मिराज कल ये बहुत बढ़िया लेजर के साथ वो हो रहा था, ऐसे बेंड अंदर ऐसे बेंड हो रही थी, कंटिन्यूटी में बेंड हो रहा था जब हमने लेजर के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था।
सो मिराज क्या है? मिराज, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर इन डेजर्ट और कोल tar रोड्स व्हेन द inverted image of an object such as tree is observed along with the object itself. क्या मतलब है इसका? आपने लैंग्वेज लिख लेनी है, लैंग्वेज बनाई भी जा सकती है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपने बनानी है, ऐसा ना सोचिए कि बन नहीं सकती, आराम से बन जाती है, ठीक है ना। मैं बना के दिखा दूंगा, मैम दिखाना और एक पेड़ी तो दिखाना। कहता है ये कोल tar रोड्स या हॉट डेजर्ट एरियाज में जो कोल tar रोड्स हैं या सैंड होती है डेजर्ट एरिया की, वो बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत तेज गर्म हो जाती है। तो जो जमीन के पास वाला सरफेस है वो वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो वहां की एयर गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। यहाँ एयर की डेंसिटी भी कम हो जाती है, और एयर में डेंसिटी कम होने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो जो हॉट एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, यानी कि ये रेयर मीडियम। और जो ऊपर ऊपर को जब हवा उठती है, ऊपर ठंडी हवा है, कंपैरेटिवली टेम्परेचर का फर्क थोड़ा नहीं होता, कई बार 4 या 5 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर का फर्क होता है। मतलब हम जमीन के पास और ऐसे करके हाथ ऊपर करके जो है वो फील करने की कोशिश करें ना, तो हमें वार्मथ का फर्क आना शुरू हो जाता है, फील होती है इतनी गर्मी, ठीक है ना। और बहुत ठंडे एरियाज में उसमें नीचे वाली जो लेयर्स हैं एयर की वो ठंडी होती है और ऊपर वाली वार्म होती है, तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का फर्क भी हो जाता है। तो जो ये ट्री के जहां लीव्स होंगे वहां पे डेंसर मीडियम, ठीक है, वहां डेंसर मीडियम। अब रेज लीव्स से चलती हैं, और ये देखो ना, एक सेट ऑफ रेज तो जो तुम्हें दिखाया गया है ये ठंडे रीजन में से ही चलता है और बंदे की आंखों तक चला जाता है, डायरेक्ट रे एंटर हो। तो इस बंदे को ये ट्री के पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ रेज इधर ज्यादा नीचे को आई थी, जिन्होंने मैन तक पहुंचना टारगेट ही नहीं था, अगर सीधी चलती रहती तो यहां आती, उनका टारगेट ही नहीं था मैन तक पहुंचने का, ठीक है ना। दे वर नॉट मेंट टू रीच द मैन। बट टीआईआर के कारण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, देखिए जैसे से नीचे आता है, अब ये लेयर्स ये है, ये डेंसर टू रेयर जा रही है, सो डेंसर टू रेयर दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाती है, नॉर्मल से अवे जाती है, हर बार नॉर्मल से अवे जाएंगी तो नेक्स्ट लेयर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा, हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो टीआईआर है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये रे यहां कहीं आके, एक्चुअली ये एक सिंगल पॉइंट पे टीआईआर वैसा सीन नहीं होता है ना, कंटिन्यूटी में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदल रहा होता है, तो ये ऐसे कंटिन्यूटी में लगातार बेंड हो रही होती है, ऐसे बेंड होके ये भी रे मैन तक पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हम तो इस बात को विश्वास ही नहीं करेंगे कि रे जो है बेंड होके आई है, क्योंकि हम जो भी देखते हैं लाइट रे, हमें तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, तो मैन को भी ऐसा लगता है कि जो ट्री जो है वो यहाँ यहाँ है, यहाँ उसको ट्री नीचे भी नजर आता है, देखो ना, मैन को ट्री ऊपर भी नजर आ रहा है, नीचे भी नजर आ रहा है, पेड़ पत्ता ऊपर भी नजर आ रहा है, नीचे भी नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, हवा जो है वो हिलजुल रही है, पक्की तोड़ना है, ठीक है ना, हिलजुल रही है, जिसके कारण ये जो इसकी इमेज है ना, रिफ्रैक्टेड इमेज टीआईआर से जो बन रही है, ये भी हिलती डुलती, बिल्कुल ऐसा ऐसा सा भ्रम पैदा होता है कि जैसे इस ट्री की इमेज पानी में बन रही है, पानी में इमेज हिलती है ना, तो इस पर्सन को ऐसा इमेजिन होता है एज इफ दिस ट्री हैज अ वाटर बॉडी नियर बाय and the reflection in water he is able to see along with the tree. This is called hot mirage. तो हमने ऊपर क्या लिखा, जो डेफिनेशन में लिखा, सबको समझ आ गया बेटा? वो कहता है मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर इन डेजर्ट और कोल tar रोड्स, लिखना पड़ेगा, इन डेजर्ट और कोल tar रोड्स व्हेन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
such as a tree is observed along with the object itself on a hot day. ठीक है, लिख लीजिए। On hot summer days, the air near the ground becomes hotter. ग्राउंड के पास हवा जो है वो गर्म हो जाती है, एक्सप्लेनेशन दिए। Then air at higher levels, refractive index of air increases with density. अगर एयर स्टिल हो, ठीक है, तो हमें स्टिल इमेज दिखती है, पर एयर हिल रही है हमें हिलती हुई इमेज लगती है, ऐसा फील होता है कि पानी में इमेज बन रही है। ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी है, ठीक है। डायग्राम बनाइयो, थोड़ी बहुत भी एक्सप्लेनेशन लिखी हो, नंबर पूरे मिल जाए। एंड डायग्राम इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक। आगे देखिए, इसी तरह का एक और मिराज, इसे तो हॉट मिराज बोलते हैं, एक होता है ल्यूमिक या कोल्ड मिराज। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रिवर्स हो जाए, यानी कि लोअर लेयर बहुत ठंडी हो और ऊपर वाली लेयर कंपैरेटिवली गर्म हो, तो सेकंड टाइप ऑफ मिराज नजर आता है, जिसे ल्यूमिक बोलते हैं, ठीक है ना। आप इंटरनेट पे सर्च करना शिप इन द हेवन, तो जो ये पानी के जहाज चलाते हैं, दे आर एट टाइम्स एबल टू सी दिस। उन्हें आसमान में शिप तैरता नजर आता है चांदनी रातों पे, फुल मून लाइट, ठीक है ना, उस लाइट में रात के टाइम पे आसमान में शिप नजर आता है। वो भी TIR है, लेकिन वो ऐसे कैसे हो गया ना, लुक एट दिस इमेज, दिस डायग्राम। बेसिकली शिप तो यहाँ है, अब लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रिवर्स्ड हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रिवर्स्ड हैं और पानी ठंडा है। सो बेटा जी, ये देखिए शिप तो दिख रही है, ये जमीन में, यहाँ बंदा एक बैठा हुआ है। अब ये ठंडा है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डेंसर मीडियम है, ऊपर रेज डेंसर टू रेज जाती हैं, दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड होती है, कंटिन्यूटी में बेंड होती रहती हैं। इस मैन की आहिस्ता तक, मैन को लगता है शिप यहाँ, उसको आसमान में, मैन जो है उसको तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के कारण हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में होगा, तभी नजर आ रहा है, ठीक है। आप वो ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट याद करो, किया हुआ पिन वाला ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट छोटी क्लास में, 7th 8th के 9th में, वो पिन लगाते थे, ग्लास स्लैब हटाते थे तो पिन जो है आसपास आजू बाजू होती थी, वरना सीधी लाइन में नजर आती है, ठीक है ना। हाँ, लेजर साथ भी, हाँ बिल्कुल सही, उसके साथ भी, उसके साथ एकदम से नजर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज लूमिंग। ओके, सो हेडिंग लिख लो, इसे कोल्ड मिराज बोलते हैं, कॉल इट कोल्ड मिराज। ठीक है, डायग्राम बना लो, बन जाए तो बता देना। मिलियंस ऑफ डायमंड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो 2.47, क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/2.47, ये देखो ना रेसिप्रोकल में बड़ा लार्ज नंबर आ गया, तो इसके कारण क्रिटिकल एंगल स्मॉल है। ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल क्रिटिकल एंगल, diamond can be so cut that whatever light enters a particular phase undergoes TIR and is allowed to come out from one or two directions only in a concentrated manner. मैं इस बात का मतलब समझाता हूँ कि मैं डायमंड बना रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही दिखाते होते हैं डायमंड, ऐसे दिखाते हैं डायमंड, तो लाइट जो है वो यहां से एंटर
यहां से एंटर, और ये नॉर्मल है। ये रेडियल टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेडियल टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। देन यहां अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल बना दूंगी और कहूं कि भी ये जो एंगल आया है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो यहाँ तो लाइट टीआईआर कर जाएगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई। यहां भी नॉर्मल बनाया मैंने, यहां भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो यहां भी टीआईआर कर दी, यहां भी नॉर्मल बनाया तो यहां फिर से टीआईआर कर दी। आप देखिए लाइट अंदर ही रहे जा रही है, टीआईआर ही करे जा रही है, यहां फिर से बड़ा, यहां देखो तो इस फेज से लाइट बाहर आ सकती है। अब लाइट इस तरह से सारे फेसेस से एंटर कर रही है, तो एक फेस दिखाया, एक फेस पे लाइट एंटर दिखाया, सारे फेसेस से एंटर कर रही है। लेकिन डायमंड का कट और डिजाइन ऐसा है कि वो कुछ ही फेसेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम रहता है, तो कुछ ही फेसेस ऐसे हैं जो एग्जिट फेस की तरह काम करते हैं। तो जब सारे फेसेस से लाइट एंटर कर रही है और एग्जिट एक या दो से ही हो रही है, तो जिन फेसेस से एग्जिट होगी वो फेसेस ब्राइट चमकते हुए नजर आते हैं, हमें लगता है डायमंड स्पार्कल कर रहा है, ब्रिलियंस शो कर रहा है, ठीक है। Now, diamonds which are found in nature, they are like stones. They do not show brilliance, क्योंकि brilliance शो करने के लिए प्रॉपर कट होना जरूरी है, फिर उसको तभी तो कहते हैं तराशना पड़ता है हीरे। अगर प्रॉपरली कट किया होगा, उसको पॉलिश किया होगा, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे उसको पॉलिश करके, तो वो ब्रिलियंस शो। Can't we have any other materials in which we can arrange this type of make this type of arrangement? Yes, we have. Artificial diamonds भी तो आते हैं. They are materials made from some artificial carbon and its compounds. लेकिन वो इतने चीप क्यों हैं? क्योंकि वो हार्ड नहीं, नेचुरल जो डायमंड है वो हार्ड है। एक बार उसके फेसेस को कट करके डिजाइन दे दिया ना, शेप दे दी, उसके बाद जो है कहीं थोड़ा गिर गया, आप कोई प्रेशर आ गया उसके ऊपर, आपने बॉक्स के नीचे रख दिया, दब गया वो, उसके फेसेस के बीच के एंगल नहीं बदलने। और आर्टिफिशियल डायमंड तो आप बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी प्रेशर दे देते हो दब जाए, तो उनके फेसेस के बीच के एंगल अगर चेंज हो गए तो फिर स्पार्कल आना, ब्रिलियंस आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक दो फेसेस से एग्जिट लाइट होने की बजाय कई सारे फेसेस से एग्जिट होने की, ठीक है। ओके, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं डायमंड्स आर फॉरएवर। फॉरएवर इसलिए होते हैं क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और यही प्रॉपर्टी जो है हार्डेस्ट होना ही उनकी कॉस्ट का कारण है, ठीक है। डन हो गया। सो दिस इज अबाउट ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। सेकंड था ये, रब कर दूं, नोट हो गया सारा, बोलो। नेक्स्ट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। Totally reflecting prisms. An isosceles right-angled prism
having angles 45 degree, 90 degree and 45 degree is called as totally reflecting prism. एक आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म जिसके एंगल्स 45, 90 और 45 हों उन्हें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स बोलते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम होता है पोरोप्रिज्म। इनका एक एंगल 90 डिग्री होता है और दो एंगल 45 ईच। जैसे कि ये एक पोरोप्रिज्म नीचे बनाया गया है। इनके दो यूजेस रहते हैं। पहला यूज है टू बेंड द रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री, दूसरा है टू बेंड द रे ऑफ लाइट बाय 180 डिग्री एंड तीसरा है टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, नहीं, टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट changing its line of view, to invert the image without changing its line of view। तो इनको एक एक करके मैं दिखाना शुरू करता हूं। मैंने आपको कल भी बताया था साइन इनवर्स 1/1.5 को याद रख लीजिए, 42 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। साइन इनवर्स 1/1.5 डिग्री याद रख लीजिए, 42 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। रेदर आई विल सजेस्ट की जो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है ना, ये टीआईआर के कोरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, काम आएंगी ये अगर हमें याद हो। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 यानी 4/3, साइन इनवर्स 1/1.43 लगभग 48.7 यानी 48.75 से 49 डिग्री से याद रख लीजिए। क्राउन ग्लास 1.52 होता है, ये 42 डिग्री है रफली। डेंस फ्लिंट ग्लास 1.62 होता है, 37 डिग्री है इसका क्रिटिकल एंगल और डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री। तो साइन इनवर्स 1/4/3, साइन इनवर्स 1/1.5, साइन इनवर्स 1/1.62, साइन इनवर्स 1/2.4, ये आपने याद रखने हैं। इससे जो है आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस में क्विकली कैलकुलेशंस करने के लिए। डन। अब देखिए हम जो जिस प्रिज्म को पोरोप्रिज्म में जिस मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी कि वो क्राउन ग्लास का है और उसका क्रिटिकल एंगल रफली 42 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से कम होगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं टू बेंड द रे ऑफ लाइट बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री से रे ऑफ लाइट को बेंड कर। देखिए जो आपका पोरोप्रिज्म है उसके अंदर दो फेसेस आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। एक फेस हाइपोटेन्यूज फेस, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। AC इज अ फेस विच इज हाइपोटेन्यूज, एक तरह से हाइपोटेन्यूज हो गया ना, बिगेस्ट फेस है, लॉन्गर फेस है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप अगर 90 डिग्री से बेंड कराना चाहते हैं तो जो दो छोटी साइड्स हैं उन पे आप नॉर्मली इंसिडेंट कराएंगे रे ऑफ लाइट को। जैसे ये AB भी छोटी साइड है, AC भी छोटी साइड है, AB के ऊपर आपने यहां नॉर्मली इंसिडेंट कराया लाइट को, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो
आप ज्योमेट्री समझ सकते हैं, नीचे एक छोटा ट्रायंगल बन गया, उसका तीसरा एंगल 45 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ एंगल 45 डिग्री है जो दिख रहा है। ओके, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 42 से ज्यादा आ गया ना, 45 इज ग्रेटर देन 42, तो यहाँ टी आई आर हो गई, रिफ्लेक्ट होके वो सीधा चला गया। अब देखिए अपने आप ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल फिर से 90 डिग्री हो गया, तो नॉर्मल इंसिडेंस बन गया, तो ये ऐसे चला गया। तो रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से बेंड हो गई, 90 डिग्री से बेंड हो गई। अब 90 डिग्री से रे ऑफ लाइट बेंड हो गई, ये एक बात है। अब मैं तुम्हें ये दिखाने लगा हूं, जो ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा होगा पोरोप्रिज्म के जो जो स्मॉलर फेस है उस पे, उसके सामने ऐसे रखेंगे, उसकी इमेज ऐसे दिखेगी 90 डिग्री से बेंड। उसकी रे डायग्राम बनाए, ये रही, ये रही। देखिए ये छोटे फेस के आगे हमने ए बी ऑब्जेक्ट रख लिया, जो ए से रे गई उसका ये बड़े वाले हाइपोटेन्यूज फेस पे एंगल 45 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस टी आई आर हो गया, बाहर आ गई वो। जो बी से रह गई उसका भी इसी तरह से हो गया, वो भी बाहर आ गई। ए से जो रह गई है उसकी इमेज ए डैश पे बन रही है, बी से जो रह गई है उसकी इमेज बी डैश पे बन रही है। तो ए डैश बी डैश तुम्हारे पास इमेज जो है वो, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे अपराइट खड़ा हुआ, अब ऑब्जेक्ट ऐसे 90 डिग्री से बेंड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, तो इसमें तो डायग्राम ही आना चाहिए। व्हाट इज पोरोप्रिज्म? इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। ठीक है ना। यूजेस क्या है? 3 यूजेस: to bend the ray of light by 90 degree, to bend the ray of light by 180 degree, and to invert the image without changing its size, without changing its line of view. तो मैंने अभी पहला करवाया था, फर्स्ट किया हमने, बन गया, डायग्राम बन गया बेटा सबका, बना लीजिए जल्दी से। To deviate the ray through 180 degree, if light is incident normally on longer face, लंबे वाले फेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, it undergoes TIR twice and comes out after a deviation of 180 degree. 2 बार TIR होगी, पहले एक बार हो रही थी। अब देखो ना, आपने हाइपोटेन्यूज वाले फेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, जो रे ए से गई, यहां तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, सीधी चले गई। अब यहां जो है, जो छोटे वाले फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 बनेगा, आप ज्योमेट्री फॉलो कर सकते हैं, तो TIR हो जाएगी। वो दोबारा से यहाँ पे फिर 45 डिग्री पे फॉल करेगा, फिर से TIR हो जाएगी, और ए से गई हुई रे ए डैश पे इमेज बना रही है। ठीक है ना, 2 बार TIR। तो देखो जो रे पहले राइट को जा रही थी वही लेफ्ट को आ रही है। ठीक है, जो रे पहले राइट को जा रही थी वो अब लेफ्ट को आ रही है। अब बी से जो रे जा रही है वो भी दो बार TIR कर रही है, वो भी तो फॉलो कर रही है उसी तरह से। जो रे बी से गई वो पहले इधर गई, फिर यहां TIR होगा, वो इधर को आई, फिर TIR होगा, फिर वो इधर को आई, और अब वो बी डैश पे इमेज बना रही। ठीक है ना, वो बी डैश पे इमेज बना रही है, तो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश पे, तो ए बी सीधा था अपराइट और ए डैश बी डैश इनवर्ट। लेकिन देखिए लाइन ऑफ साइट सेम नहीं है। लाइन ऑफ साइट सेम होती है अगर इस साइड पे बनती इन्वर्टेड इमेज, अगर इस साइड पे बनती इन्वर्टेड इमेज तो लाइन ऑफ साइट सेम होती है। ठीक है ना, यहाँ लाइन ऑफ साइट सेम नहीं है, तो ये हम जो है वो कल देखेंगे कि सेम लाइन ऑफ साइट में जो है इन्वर्टेड इमेज कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों।